जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और द शूद्र की इस लाइव चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। पूछता है भारत की देश का मीडिया देश की जनता को क्यों छल रहा है। पूछता है भारत की देश का मीडिया पैसे के दम पर टीआरपी क्यों खरीद रहा है। और पूछता है भारत की न्यूज चैनल्स में टीआरपी के लिए पत्रकारिता को ही क्यों ताक पर रख दिया। इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक अनिल चमड़िया जी। अनिल चमड़िया जी भारतीय मीडिया पर बहुत ही बारीकी से मजबूत पकड़ रखते हैं और पत्रकारिता में एक जाना पहचाना नाम है। साथ ही हमारे साथ हैं अमिताभ श्रीवास्तव जी। अमिताभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज तक और इंडिया टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में करीब 2 दशक तक का उनको काम करने का अनुभव है। साथ ही मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीना कोटवाल। आप सबका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं अपने दर्शकों को आज की खबर समझा देता हूं कि हम लोग इस लाइव चर्चा को आखिर कर क्यों रहे हैं। दरअसल मुंबई पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो हैं परमबीर, उन्होंने ये दावा किया कि 3 मीडिया चैनल्स जिसमें 2 मराठी चैनल हैं और एक ही रिपब्लिक टीवी जो अर्नब गोस्वामी का मीडिया संस्थान है रिपब्लिक टीवी, वो लोग पैसे देकर टीआरपी खरीद रहे हैं। दरअसल टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को कहते हैं, जिससे किसी टीवी चैनल के बारे में ये आंका जाता है कि उसकी लोकप्रियता कितनी है, उसको कितने ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं। और टीआरपी से ही आपके विज्ञापन का रेट तय होता है, यानी जितनी ज्यादा टीआरपी उतना ज्यादा मुनाफा। तो आज मुंबई पुलिस के हवाले से कहा गया है कि रिपब्लिक और 2 मराठी चैनल कुछ पैसा देकर जो बैरोमीटर लगाए जाते हैं, जिसको टीआरपी मीटर कहा जाता है, जिससे आंका जाता है कि कितना समय तक किसी चैनल को देखा गया, उन लोगों को पैसा देकर वहां से टीआरपी खरीद रहे थे। तो ये एक बड़ा आरोप लगा है आज के रिपब्लिक टीवी और 2 मराठी चैनल्स पर। तो ये आज की खबर है और इसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करने के लिए हम लोग पैनल के साथ मौजूद हैं। तो मेरा पहला सवाल अनिल सर आपसे है। अनिल सर, क्या टीआरपी को पैसे देकर खरीदना इस देश की जनता और इस देश के लोकतंत्र से खतरा धोखा नहीं है? क्या उसके साथ धोखा नहीं हो रहा है? लोकतंत्र के साथ तो धोखा सुमित ये बहुत दिनों से चल रहा है जी। लेकिन दरअसल जब तक कि पुलिस ना बोले, जब तक कि अदालत ना बोले, तब तक लोगों तक बात पहुंचाना शायद संभव नहीं होता है। हम लोगों ने, यानी हम लोगों का मतलब ये जन मीडिया ने 2012 सितंबर में एक पूरा अंक निकाला था और इसी स्कैंडल पे निकाला था, टीआरपी के स्कैंडल पे निकाला था। और उस समय जो एनडीटीवी है वो इस पूरे मामले को कोर्ट में भी उठा रहा था और उस समय भी ये खेल बहुत ही जोरों से चल रहा था। टीआरपी एक्चुअली जो रेटिंग का जो पूरा धंधा है, रेटिंग का धंधा दरअसल वो कॉरपोरेट के हित के लिए होता है। कॉरपोरेट का हित जहां होता है, वो किसी क्षेत्र की रेटिंग का मसला हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी रेटिंग का जो मसला है वो कॉरपोरेट के हित से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी जो रेटिंग का मसला है वो कॉरपोरेट हित से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भी रेटिंग के जो भी धंधे हैं पूरी दुनिया में, और खासतौर से ये जो लिबरलाइजेशन है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई है, उसके बाद से ये धंधा एक तरह से कह सकते हैं कि नंबर 1 धंधा बना हुआ है। टेलीविजन चूंकि पूरे भारत की नहीं पूरी दुनिया के लोगों को संचालित करता है, कंट्रोल करता है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर सबसे ज्यादा टीआरपी का जो स्कैंडल है, भ्रष्टाचार है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। और ये अर्णव गोस्वामी, आप सोचिए जरा, एक हम लोग बहुत ही सेंसिबल होके सोचिए, क्या हमारा समाज इतना असंवेदनशील हो गया है कि एक चीखते चिल्लाते हुए पागलपन की तरह हरकत करते हुए एक आदमी को सुन रहा है और उसकी उसकी वाहवाही हो रही है? क्या हमारा समाज ऐसा हो गया है? नहीं, हमारे समाज पर ये इम्पोज किया जा रहा है, उस पर लादा जा रहा है और ये सब खेल होता है ऐसे ही धंधों के जरिए। जी जी। अमिताभ जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खासकर आपको ज्यादा काम करने का अनुभव है।
हम लोग जब मीडिया में काम करते थे तो टीआरपी से ही हमारा भविष्य तय होता था कि हम कितने दिन इस संस्थान में काम करेंगे, कितने दिन हमारी नौकरी बची रहेगी और हमको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, हमारे शो का कितनी टीआरपी आ रही है। तो अब आप इस पूरे टीआरपी को, खेल को आप अंदर से भी जानते हैं, बाहर से भी जानते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपको क्या लग रहा है ये गोरख धंधे के बारे में, आपको क्या कहना है? देखिए, अनिल जी ने जो बात कही है मैं उसी को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये पूरा का पूरा मामला जो है कॉरपोरेट हितों का मामला है। टीआरपी जो है, जो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, उसका सीधा सीधा आज पुलिस ने भी कहा कि इसका सीधा जो असर है, ये सीधा सीधा संबंध जो है वो पूंजी से है, मुनाफे से है, विज्ञापन से है और रेवेन्यू से है। तो जब पुलिस इस बात को समझ रही है कि ये सारा का सारा मामला जो है वो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, और रेवेन्यू किसके पास जाता है, रेवेन्यू जो है वो उस मीडिया संस्थान के मालिक का मामला है, वो उसकी कमाई है। उस कमाई के हिस्से में ही आपको उसके जरिए ही आपको तनख्वाह मिलती है, आपको प्रमोशन मिलता है, आपको इंक्रीमेंट मिलता है। जो आपने अभी कहा कि हमारी जो नौकरी है वो इस पर डिपेंड करती है कि टीआरपी कैसी रहेगी। तो इसलिए टीआरपी को लेकर के जो पागलपन है वो पिछले लगभग 10-12 सालों में जो हमने देखा है वो बहुत भयानक तौर से बढ़ा है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि भाई जब जितने ज़्यादा प्लेयर होंगे मार्केट में, आज से 20 साल पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनलों की शुरुआत हुई थी, 20-21 साल पहले, तब इतनी मारामारी नहीं थी। तो टीआरपी को लेकर के भी इस तरह का जो युद्ध है, जो भयानक युद्ध है, वो आज की तारीख में जैसा चल रहा है वैसा तब नहीं था। तब एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ये कि तब टीआरपी को लेकर इस तरह की मारामारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेयर्स बढ़े और जैसे जैसे इसमें पूंजी बढ़ी, लोगों को लगने लगा कि हाँ, इसमें हजारों करोड़ का मामला है। पुलिस ने आज बताया ना कि 40,000 करोड़ का सीधा सीधा ये घोटाला है। तो आप समझ लीजिए कि 40,000 करोड़ की पूंजी जिस जगह लगी हुई है, जिस जगह उसमें हेर फेर किया जा रहा है, वो कितनी बड़े पैमाने पर पूंजी लगी हुई है, और वो पूंजी जिनकी लगी हुई है ये उनकी बेचैनी है। तो टीआरपी दरअसल जो है वो कोई पत्रकारिता का मापक नहीं है, अच्छी पत्रकारिता या बुरी पत्रकारिता का मापक नहीं है। वो इस बात का मापक है कि आपका चैनल कितना देखा जा रहा है, उसके आधार पर विज्ञापन दाता आपके चैनल पर कितनी देर कितना आना चाहता है, कौन विज्ञापन दाता आता है, किस तरह का विज्ञापन दाता आता है। तो जो स्पॉन्सर है वो आपकी कंपनी का, आपके चैनल का एड रेट कैसा है, आपके उस एड रेट के आधार पर किस तरह का एडवर्टाइजर आ रहा है, तो जो एडवर्टाइजर आ रहा है उसके आधार पर आपको किस तरह का रेवेन्यू मिल रहा है। ये कुल मिलाकर के मालिकों की कमाई का सीधा सीधा मामला है। इसलिए ये जो बेचैनी है टीआरपी को लेकर के आप देखेंगे, और तमाम सारी बातों के बावजूद सारे चैनल कहते हैं कि साहब ये टीआरपी की वजह से जो है ये टीआरपी की लड़ाई है, सब उससे बहुत परेशान दिखते हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि टीआरपी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि टीआरपी दरअसल जो है वो सीधे सीधे मालिकों के हित से जुड़ी है। अगर आपकी गुणवत्ता, पत्रकारिता की गुणवत्ता का मामला रह ही नहीं गया, कि उसका मापक रह ही नहीं गया। इसीलिए आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछले एक दशक में कम से कम कार्यक्रमों का जो चरित्र बदला है, जो उनका स्वरूप बदला है, और जिस तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण बदला है, वो इतना ज्यादा लगातार टेलीविजन की पत्रकारिता का स्तर गिरता चला गया है कि आज हम जिस तरीके से की पत्रकारिता देख रहे हैं, जिसपे अभी अनिल जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि क्या हमारा समाज ऐसा है कि ऐसे चीखते चिल्लाते लोगों को सहज रूप में स्वीकार कर ले, ये उन पर थोपा गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि समाज को ही आगे बढ़ करके इस तरह की पत्रकारिता का तिरस्कार, उसका बहिष्कार करना पड़ेगा देर सवेर, क्योंकि वरना ये जो है जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है उसमें आम आदमी के भले की बात कम होती है। वो कुल मिलाकर के अपने पॉइंट्स इकट्ठा करके अपने लिए, अपने कहना चाहिए मालिकों के व्यावसायिक हितों को साधने का जो पूरा का पूरा प्रयास है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान है। जी सर, हम आप दोनों की ही बातों से सहमत हैं। सर, अनिल सर ने कहा जैसे कि जो अर्नब हैं वो चीखते चिल्लाते हैं, और लोग, कैसा हो सकता है कि ऐसे लोग को पसंद करें। लेकिन सवाल सर यहाँ पे ये है कि उनको लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं, और इसलिए जो है और भी चैनल के लोग हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाह रहे हैं। चाहे हम आज तक पर देखें, चाहे न्यूज़ 18 पर देखें, हम और भी जगह देखें, काफी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर सर क्या कारण है कि लोग उनको फॉलो कर रहे हैं? क्या ये समझ नहीं आ रहा है उन चैनल को कि ऐसा पसंद कर रहे हैं, या फिर शांत लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो एक जर्नलिज्म का लेवल है वो गिरता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, समाज का एक हिस्सा पिछले कुछ समय से, पिछले 6-7 साल कह लीजिए, या और भी थोड़ा पीछे ले जा सके तो ले जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। समाज का एक हिस्सा जो है उसमें जो आक्रोश है और उसमें जो कहना चाहिए बेचैनी है,
उसको मीडिया में सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। लेकिन जो मीडिया जिस तरह के मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पर उठाए, चाहे वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उठाए, जिस तरीके से वो खबरों का चयन कर रहा है, जिस तरीके से वो कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण कर रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों को अपने आक्रोश का एक कहीं ना कहीं प्रतिबिंब दिखता है, या अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब दिखता है, आक्रोश ना भी कहें तो उसमें जो है वो इसलिए समाज का एक हिस्सा उससे जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे पिछले 6-7 सालों में जब से हमारे यहाँ राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से जिस तरह का समाज में एक विचलन बढ़ा है, और उसके बाद जिस तरीके से हर जगह एक किस्म का कहना चाहिए कि अराजकता जी दिखती है, असहिष्णुता दिखती है, वही चीज जो है मीडिया में आपको दिखाई देती है, और मीडिया उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। उससे लोगों के विचार जो है और बुरी तरह से उसका असर होता है। आपने देखा होगा जेएनयू में जब वो किस्सा हुआ था वो कन्हैया कुमार वाला, उसको किस तरीके से मीडिया में दिखाया गया। उसके बाद जो ये लिंचिंग की घटनाएं हुई, चाहे वो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, या गाय के नाम पर या जाति के नाम पर गुजरात की घटना हुई, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई पिछले 6-7 सालों में, जिनका मीडिया कवरेज जो रहा है वो लगातार चीज़ों को सही दिशा में ले जाने के बजाय वो समाज में विघटन और विभाजन की प्रक्रिया को और तीखा करता है। जो सही सवाल हैं समाज के सामने, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो अर्थव्यवस्था का सवाल है, जो हमारे यहाँ किसानों के सवाल हैं, मजदूरों के सवाल हैं, या जातियों के दमन के सवाल हैं, जो दमित वंचित शोषित तबके के सवाल हैं, वे सवाल मीडिया में बहुत कम आपको स्पेस उनका दिखेगा। आपको ज़्यादातर ऐसी फालतू चीज़ों पर डिबेट दिखेगी कि जिसमें कुल मिला करके लोगों के को जो है बांटा जा सके। तो ये मीडिया जो है ये पिछले कुछ समय से लगातार जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहा है। और उसमें आप देखेंगे समाज का एक हिस्सा जो है उसको कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं का प्रतिबिंब दिखता है, तो वो जो जिसको दिखता है उस भावना का प्रतिबिंब वो उससे जुड़ा हुआ है। जिस हिस्से के सामने कोई विकल्प नहीं है वो क्या करे। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया कहता हूँ, वो मुख्य धारा का मीडिया तथाकथित जो है वो इसी तरह की चीजें दिखा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि वैकल्पिक मीडिया की मांग जो है लगातार बढ़ रही है, और जिस तरह के मीडिया पर हम और आप इस समय चर्चा कर रहे हैं वो भी एक तरीके का वैकल्पिक मीडिया ही है। उस तरह की जी सर, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। एक दुख भरी खबर आई है कि रामविलास पासवान जी का जो है अभी निधन हो गया है, तो हम थोड़ी सी चर्चा इधर मोड़ देते हैं, और मैं अनिल चमड़िया जी सर से बात करना चाहूंगी इस पर कि सर उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे और उनकी राजनीति को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे। एक तो मीना खबर की पुष्टि कर ली जाए तो बेहतर होगा। मैं उनके अगर उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, ये तो लंबे समय से हम लोग सुन रहे थे, लेकिन आज अगर ये खबर सही है तो निश्चित रूप से ये दुखद है, बहुत दुखद है। और एक तो सबसे पहले हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। वैसे भी रामविलास जी को जब हम याद है, उनका संबंध है उनके रहने न रहने से नहीं है, जो कि हमारे यहाँ परंपरा सी एक बनी हुई है कि कोई आदमी गुजर जाता है तो उसको बहुत ही महिमा मंडन किया जाए। ये समाज की एक कमजोरी है। मैं उस नाते से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा रामविलास जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, और खासतौर से जब वो बिहार में बहुत ज्यादा सक्रिय थे तब उनके साथ कई बार बैठने और उनको सुनने का मौका मिला है। बल्कि वो हमें वो जानते भी थे। लेकिन रामविलास जी एक समय में सोशलिस्ट आंदोलन से निकले हुए लीडर थे। सोशलिस्ट आंदोलन में जिस समय वो गए उस समय बिहार जैसे इलाके में कम्युनिस्ट पार्टियां और सोशलिस्ट पार्टियां ही जो थी वो दलितों की वॉइस को, यानी दलितों की या कहीं कुल मिला के शूद्रों की आवाज को अगर कोई एक्सप्रेस करता था, अभिव्यक्त करता था, तो वो सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां ही थी। सोशलिस्ट पार्टी में पिछड़ों के बीच में ज्यादा आधार था। कम्युनिस्ट पार्टियों का जो आधार था वो आज जिनको हम अनुसूचित जाति और कल जिनको अछूत कहते थे उन्हीं के बीच में ज्यादा था। रामविलास जी जिस समय निकल के आए उस समय के भाषण उनके
इतने ज्यादा तेवर वाले भाषण होते थे, इतनी ज्यादा धारदार होती थी कि कोई भी नौजवान जिसमें कि जो उनकी आवाज को सुनता था तो शायद ही कोई नौजवान होगा जिसे रोंगटे ना खड़े होते। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी राजनीतिक यात्रा काफी ही उठापटक जैसी रही। वो लंबे समय तक कर्पूरी जी के साथ रहे। कर्पूरी ठाकुर उनके एक तरह से बिहार में नेता थे। एक बार उन्होंने कर्पूरी जी को साथ छोड़ा भी, एक बार साथ छोड़ा भी, अलग पार्टी में बनाई, अलग गए, लेकिन फिर वापसी उनकी कर्पूरी जी के साथ ही हुई। और बिहार में वो पहले लीडर है जो कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ब्लैक पैंथर का गठन किया गया, उसी तरह से उन्होंने एक नया संगठन एक बनाया और वो था दलित सेना। बल्कि उस दलित सेना पर मैंने वो लिखा भी था जब रामविलास पासवान ने दलित सेना बनाने की घोषणा की और उसको सक्रिय किया। हालांकि जो जिस दल में वो थे उसकी इजाजत उनको इस रूप में नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही रणनीति के तौर पर अपने लोगों को संगठित करने के लिए, अपने लोगों की आवाज को पार्टी के अलग प्लेटफॉर्म से ज्यादा उनको आवाज को जगह देने के लिए उन्होंने दलित सेना का गठन किया था। और 1977 में वो पहले सबसे बड़े लीडर के रूप में उभरे जब वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हाजीपुर में देश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले नेताओं में एक हुए। और रामविलास जी की राजनीतिक समझौते भी रहे और उस राजनीतिक समझौते का खामियाजा समाज को भुगतना पड़ा है और वो लंबा समय लगेगा, उसको भुगतना पड़ेगा समाज को। चूंकि हम लोगों ने लीडर को लीडर के तौर पे हम नहीं देखते हैं, लीडर को हम एक देवता बना के देखते हैं, लीडर के एक तरह से भक्त होके हम काम करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक जो नागरिक है, मतदाता है, अगर वो उसके पास स्ट्रेटजी नहीं होगी कि कैसे हम अपने हितों में नेताओं के बीच में एक कंपटीशन पैदा करें, एक प्रतिस्पर्धा खड़ी करें जो हमारे हितों के लिए ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हो, तो वो नहीं है, तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कि जो लीडर अचानक जब चले जाते हैं तो एक वैक्यूम सी, एक शून्य सा, एक खालीपन सा की स्थिति देखने को मिलती है। और ये लगातार हम कई लीडरों के जाने के बाद देखते रहे हैं। जी रामविलास जी के जाने का अभी जो तत्काल जो असर है वो बिहार के चुनाव पर होगा, लाजमी है, स्वाभाविक है। और ये लग रहा था कि रामविलास जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी विरासत अपने पुत्र जो उनकी दूसरी पत्नी है, उनकी दूसरी पत्नी से जो पुत्र है चिराग पासवान, उनको लगभग वो सौंप चुके थे, पार्टी में बड़े ओहदे पर उनको ला चुके थे और सारे फैसले अब उनका जो सुपुत्र है वो चिराग पासवान ही करते हैं। तो इस तरह से हम रामविलास जी को फिर और मौकों पर अभी याद करेंगे, उस पर बात करेंगे। निश्चित रूप से ये एक दुखद खबर है पूरे दलित समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। इतना अनुभवी, इतना हुनरमंद और सभी समाज के लिए ये दुखी खबर है। वो कोई दलित लीडर कोई थे ऐसा कहना शायद उनके कद को छोटा करना है, जो कि और नेताओं के बारे में अक्सर ये किया जाता है। जी, हम खबर की पुष्टि सर चिराग पासवान ने खुद ये ट्वीट करके जानकारी दी है, तो खबर की पुष्टि है। अमिताभ जी, आप अगर उनके बारे में दो शब्द कहना चाहें, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं रामविलास जी के निधन पर श्रद्धांजलि करता हूँ। रामविलास जी, जैसा कि अनिल जी ने बताया कि वो एक बहुत ही कद्दावर नेता थे बिहार के, और निश्चित तौर पर उनको सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट से लेकर के और अब तक थोड़े पिछले समय तक लगातार जो नेतृत्व रहा है देश में, उसमें उनकी हिस्सेदारी रही है। वो सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले नेता रहे। 77 में सबसे ज़्यादा मतों से जीते, फिर उसके बाद 89 में अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने खुद तोड़ा था। तो ये उनकी पॉपुलैरिटी का एक मेजरमेंट रहा है। उसके अलावा उनका राजनीतिक कौशल ये रहा कि वो देश में किसी की भी पार्टी की
या गठबंधन की सरकार बनती थी वो उसके साथ दिखते थे। कुछ लोगों ने इसको, लालू यादव ने उसको व्यंग्यात्मक तौर पर उनको ये भी कहा था कि रामविलास जी मौसम विज्ञानी हैं, वो जान लेते हैं कब किधर की हवा बह रही है तो उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि देश की जो एक राजनीति, केंद्रीय राजनीति रही है, उसमें पिछले लगभग 40-45 सालों में, यानी 69 में उनका शुरू हुआ था करियर, जब वो विधायक बने थे खगड़िया के, उससे तब से शुरू हुआ था और तब से अब तक लगभग 50 साल, हम 50-51 साल जो मान सकते हैं, तब तक वो लगातार सक्रिय रहे हैं। तो एक बहुत लंबा राजनीतिक जीवन उनका रहा है और उस राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्रीय राजनीति में और बिहार की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अलग छाप छोड़ी। वो हर गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा रहे हैं। उस नाते उनका जाना बिहार की राजनीति के लिए तो एक धक्का है ही, और केंद्र में भी जो इस तरह के, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा धक्का है निश्चित तौर पर। जी, हम लोग भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। ये दुखद खबर इस चर्चा के दौरान ही आई। अब हम अपनी मूल चर्चा पर लौटते हैं। अमिताभ जी, जैसा कि हमारा विषय है कि टीआरपी पैसे के दम पर खरीद के आप जनता को ठग रहे हैं, आप बतौर मीडिया एक्सपर्ट, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या टीआरपी जो है उसको मापने का पैमाना क्या है, क्या तरीका है, और क्या टीआरपी से छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या किस तरीके से छेड़छाड़ की जा सकती है? देखिए, टीआरपी से किस तरह से छेड़छाड़ की जा सकती है, ये तो आज मुंबई पुलिस ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने यही उनका पूरा केस ही यही है कि टीआरपी के जो मीटर्स लगे होते हैं, टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, जो उसका फुल फॉर्म है। टीआरपी का मतलब है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, और ये जो है ये इसको नापने के लिए, इन पॉइंट्स को नापने के लिए कुछ चुनिंदा इलाकों में जोग्राफिकली चुन करके और कुछ मतलब कहना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक वर्गों में, यानी क्लासेस में उनको चुन करके मीटर्स लगाए जाते हैं, जिनकी जानकारी जो एक तरीके से गुप्त सूचना होती है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो मीटर लगाए गए हैं उनके आधार उनसे ये नापा जाता है कि कौन सा चैनल जिसके घर में मीटर लगा है वो कितना देख रहा है, उस परिवार ने कितना क्या देखा, और 1 मिनट की जो व्यूअरशिप होती है उसके आधार पर, मतलब मिनिमम 1 मिनट की व्यूअरशिप के आधार पर जो है वो रेटिंग पॉइंट्स तय होते हैं। तो ये जानकारियां खुफिया होती हैं। आज जो पुलिस का केस है वो यही इसी बात पर है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे ये पता चला है कि उन्होंने ये जो खुफिया जानकारी थी, ये जानकारी खुफिया नहीं रहने दी और ये जानकारी पास ऑन की, जिसके आधार पर जो है रिपब्लिक टीवी और बाकी 2 चैनलों पर यह आरोप लगा है कि वो जो है उन्होंने टीआरपी का घोटाला किया, उन्होंने अपनी जो रेटिंग्स थी उसको उस तरीके से मैनिपुलेट किया है। तो ये चीज़ है, ये मैनिपुलेशन का जो मामला है, ये कोई आज तो एक बड़े पैमाने पर इसको लेकर के पुलिस ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, इसलिए बहुत बड़ा विषय बन गया है। लेकिन दरअसल पिछले 10-15 सालों में टीआरपी का जो मैनिपुलेशन का आरोप है, ये लगातार लगता रहा है और किसी एक चैनल पर, मतलब वो लगातार कहीं ना कहीं चैनलों पर लगता रहा है। कई बार ये बात उठी है, चैनलों के भीतर भी इस तरह की चर्चाएं होती रही हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा रहा हूँ तो मुझे मालूम है, ये चर्चाएं होती हैं कि हाँ, अमुक चैनल की टीआरपी किसी खास बैंड में या किसी खास हफ्ते में किसी खास प्रोग्राम की वजह से बढ़ी, तो क्या कारण है वो। ये सब चीज़ें जो है इनको मैनिपुलेट किया जाता रहा है, पहले भी एक इस तरह का एक रहा है। आज देखिए, सरकार ने जो कहा है कि सरकार ने इस पर सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पुलिस ने, तो सरकार को कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। केंद्र सरकार, प्रकाश जावड़ेकर जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि हम मीडिया से उम्मीद करेंगे कि वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करे, क्योंकि ये चिंताजनक बात है। कांग्रेस ने भी इस पर रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि इसकी जो है एक पार्लियामेंट्री प्रोब होनी चाहिए इसको लेकर के। तो अब कहीं ना कहीं चूंकि ये बहुत बड़ा मामला बन गया है और इसमें इसका कारण ये है कि जो एजेंसी जो टीआरपी की कहना चाहिए कि रेटिंग्स को नापती है, मेजरमेंट करती है, उस एजेंसी ने पुलिस को कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे। जो एक तरीके से उसकी तरफ से शिकायत गई है। तो अब ये मामला जो है, और सारे चैनल जो कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो रिपब्लिक भारत को छोड़ करके बाकी सारे चैनल्स का एक ये रहा है, पिछले दिनों लगातार ये स्वर रहा है कि जो टीआरपीज हो रही हैं, जिस तरीके से ये बढ़ रहा है मामला,
वो कहीं ना कहीं अस्वाभाविक है। इसको लेकर के आप देखेंगे तो चैनल्स के जो प्रोमोज आ रहे थे जिसमें वो अपने आप को बहुत पाक साफ और जी इशारों में दूसरे चैनल पर जो है निशाना साध रहे थे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मामला जो है इस बार जो है बहुत गंभीर हो गया, क्योंकि अचानक सबने देखा कि पिछले 4-5 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनकी जांच के बहाने उसकी मौत की जांच के बहाने जिस तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, जिस तरीके से चैनलों ने, खासतौर से रिपब्लिक भारत ने, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत दोनों चैनलों ने जिस तरीके से एक स्टैंड लिया और उस स्टैंड के तहत उस मृत्यु को संदिग्ध मृत्यु न मान करके उसको सीधे सीधे हत्या करार दिया, उसके पक्ष में एक प्रायोजित मुहिम चलाई और रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ दोषी करार दिया। जो उनकी चर्चाएं होती थी सुबह शाम, दिन भर चर्चाएं होती थी, शाम को होती थी, जिसमें उनके एक्सपर्ट्स बैठते थे और वो ये मान कर चलते थे कि रिया ने सुशांत की हत्या की है। तो पूरा एक माहौल बनाया गया जिस तरीके से। और अब चूंकि जो अदालती कार्रवाई हुई है और जो जांच हुई है उसमें वो सारी चीजें पलटती नजर आ रही हैं। तो ये एक दिलचस्प संयोग है कि पुलिस की जो जांच है टीआरपी की वो भी उसी समय पर सामने आई है। आज संयोग से आज हर बृहस्पतिवार को टीआरपी आती है और आज ही सुबह जब टीआरपी आई थी तो रिपब्लिक भारत जो है वो अभी भी नंबर 1 पर ही है और रिपब्लिक टीवी नंबर 1 पर है। तो जो पिछले 18 साल से आज तक जो नंबर 1 पर चल रहा था वो अचानक उसको मात दे दिया उन्होंने, जो एक होल्ड जो मठाधीश माने जाते थे। जी हाँ। तो ये मैं इसको एक तरीके से ये मानूंगा कि ये सारे के सारे जो है वो हमाम में नंगे वाली बात है। ये सब एक ही हमाम में है और उस हमाम में ये आपस में एक दूसरे को आईना दिखाने की बात हो रही है, एक दूसरे पर उंगली उठाने की बात हो रही है। जिस तरीके से टीआरपी का पूरा एक ताना बाना बुना गया और उसके जरिए चैनल अपने आप को श्रेष्ठ मानने की हर बार जो है वो कवायद करते हैं, हर बार उसका उछालते हैं, वो ठीक नहीं है। जी, मेरा सवाल अनिल सर से इसी से जुड़ा हुआ है कि रिपब्लिक भारत का ये पक्ष है, उन्होंने ये जवाब दिया है कि क्योंकि हमने पालघर में साधुओं की जो लिंचिंग हुई उसको बहुत प्रमुखता से कवरेज दिया। इसके अलावा कंगना रनौत के जो बंगला जो ऑफिस तोड़ा गया उसको हमने बहुत प्रमुखता से उठाया। सुशांत सिंह की मौत के संदिग्ध मौत की कवरेज हमने बहुत अच्छे से की। और क्योंकि हमने इन सब में महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस को सवालों को घेरे में खड़ा किया था, उनसे सवाल लगातार पूछे थे, हमारी कवरेज की वजह से हम टीआरपी पे नंबर 1 आए थे, लेकिन हमारे साथ बदले की कार्रवाई की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र सरकार रिपब्लिक चैनल को बदले की कार्रवाई के तहत निशाना बना रही है? जी सर, आपका माइक ऑन करना होगा आपको। पहली बात तो सुमित ये है कि मैं एक आंकड़ा बता दूं और फिर उसके बाद इस सवाल का जवाब देता हूं। पार्लियामेंट में ऑलरेडी टीआरपी पे स्टडी कर रखी है और जब टीआरपी पे स्टडी की थी उसने तो 0. इस फिगर को ध्यान से सुन ले, 0.005% दर्शकों के बीच में टीआरपी के लिए मशीन रखी जाती थी। 0.005% का अंदाज लगा लीजिए कि ये कितने बड़े पॉपुलेशन पर कितने छोटे लोगों की पसंद नापसंद को थोपा जाता है। और इसके बारे में चूंकि मेरा सवाल दूसरा है नहीं तो मैं और इसमें विस्तार से बताता, लेकिन मैं जो इस सवाल का जवाब जो दे रहा हूं कि ये अर्णव का कहना या रिपब्लिक भारत का कहना, मैंने कभी नहीं देखता हूं इस रिपब्लिक या भारत कौन है रिपब्लिक कौन है ये मैं जानता भी नहीं। बस मैं ये इधर उधर सोशल मीडिया पे जो उसके बारे में लोग बताते हैं तो मैं जान लेता हूं कि कोई चैनल है और इस तरह का आदमी इसको संचालित करता है, इसका एंकर। ये ठीक उसी तरह से सुमित ये घटनाओं के कवरेज को गिनाना है जिस तरह से हाथरस में सवर्णों की पंचायत हो रही है। ये एक तरह से पंचायत है, ये पंचायत कर रहा है और ये पंचायत करके अपने जैसे अपराधी आज के जमाने में एक अपने सामाजिक आधार की तलाश करता है कि जो उसने अपराध किया है उस अपराध के पक्ष में बोलने के लिए एक सामाजिक आधार तैयार हो जाए। ये जितनी घटनाएं गिना रहा है, ये घटनाएं गिनाने का इसका केवल और केवल मकसद ये है कि जो इस पे सवाल खड़े हो रहे हैं उस सवाल के खिलाफ लोग एक समाज में एक समूह जो है वो तैयार हो जाए उसके लिए लड़ने के लिए। ये बिल्कुल वही जवाब है। मैं ये मान के चलता हूँ भारत में जो कुछ भी
लोगों पे जो थोपा जाता है वो राजनीतिक सहमति से थोपा जाता है, और जब एक सिचुएशन पे पहुंच जाता है तो उसके खिलाफ भी कारण जो कार्रवाई होती है वो राजनीतिक कारणों से होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2012 में भी 2012 से पहले भी जब स्टडी हुई थी टीआरपी को लेकर तो लगभग वही बात थी। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति होती ही इसीलिए है, राजनीति कारणों से कह के आप इस सवाल को खारिज नहीं कर सकते। अगर राजनीति ने ये फैसला किया है तो ये अच्छा किया है, सरकार ने यदि फैसला किया है तो ये अच्छा फैसला किया है, और ये समाज के हित में फैसला है, टेलीविजन के दर्शकों के हित में फैसला है। ये कह के आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि सरकार ने फैसला किया है और वो पॉलिटिकल रीजन से है तो वो गलत है। नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। राजनीतिक कारणों से ही अगर फैसला है तो ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है कि इस देश में टीआरपी का जो पूरा धंधा है और टीआरपी के धंधे के साथ जो पूरा कॉर्पोरेट हित जुड़ा हुआ है और कॉर्पोरेट हित के साथ जनता का जो अहित जुड़ा हुआ है, अप संस्कृति जो जो कल्चरल जो नंगापन, सांस्कृतिक जो नंगापन समाज में फैलाया जा रहा है उसके हित में है ये, उसके हित में है कि उसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात, इस बात की किसी भी बहाने प्रूव होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिर में टीआरपी का जो ये पूरा धंधा है वो किस तरह से चलता है। ये धंधा के जो सामाजिक और आर्थिक जो आधार है उन सबको सामने लाना चाहिए, और ये काम में अगर पुलिस से केवल आपराधिक पहलू को स्टडी करेगी, लेकिन हम लोग उसके जो आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू है उसकी स्टडी भी करते हैं और उसको भी करेंगे और उसको भी सामने लाएंगे कि वास्तव में देश में टीआरपी जैसी संस्था, टीआरपी चलाने वाली कंपनी की जरूरत है कि नहीं। एक बात और जो मैं लास्ट में कह दूं, टीआरपी करने वाली कंपनियां होती हैं, इनका ये धंधा होता है, इसीलिए ये बात समझने की कोई बहुत ही कोई पवित्र सी कोई संस्था नहीं होती है। इससे पहले जो टीआरपी का काम करती थी उस कंपनी को भंग कर दिया गया था, ये भी मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ। सर अगला सवाल भी मेरा आपसे इसी पर जुड़ा हुआ है, जो हमारी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। अभिजीत यश भारती जी पूछ रहे हैं, मुंबई पुलिस द्वारा रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल पर जिस प्रकार टीआरपी के मामले पर आरोप लगे हैं, क्या अर्नब की इस मामले में गिरफ्तारी होगी? देखिए, ये जो मामला है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ये सिविल मामला नहीं है, क्रिमिनल मामला है। ये क्रिमिनल जब मामला है तो क्रिमिनल में आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं उसमें, और जब आईपीसी की धारा लगाई गई है तो उसमें उस अपराध के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर जरूरत होगी गिरफ्तारी की तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये पुलिस की इच्छा शक्ति, यानी उसका जो पॉलिटिकल विल पावर है, राजनीतिक जो उसकी इच्छा शक्ति है, उस पर निर्भर करता है कि वो क्या फैसला करती है। वो क्या महज एक मैसेज देने के लिए उसने ये मामला दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है, या सचमुच में टीआरपी का जो पूरा स्कैंडल है उसको खोलने के लिए कर रही है और ठीक इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ये उसके इस रुख पर डिपेंड करता है कि वो कितना जरूरी समझती है उनकी गिरफ्तारी को, नहीं गिरफ्तारी को। वैसे मेरी निजी राय होगी, जो मेरी निजी राय है कि अर्णव या कोई भी ऐसा व्यक्ति जब तक इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो जाता है तब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सैद्धांतिक रूप से मानना है कि जब तक कि लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो रुकावट कर रहे हैं पैदा, लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन कोई बदले की भावना से कोई गिरफ्तारी की बात नहीं होनी चाहिए। ये समाज में कोई ऐसी संस्कृति नहीं विकसित करेगा जो कि समाज के हित में हो। जी, बिल्कुल सर। सर अगला सवाल मेरा अमिताभ सर से है, क्योंकि वो टीवी से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो सर क्या इस तरह की जो टीआरपी होती है, तो इससे क्या लोगों पर कोई फ़र्क पड़ेगा? वो देखना कम कर देंगे, क्योंकि अभी तो सब लोग इन्हीं को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? और टीवी चैनल ये रिपब्लिक पर क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ों से लोगों को, मतलब जो रिपब्लिक हो या कोई भी चैनल हो, अगर उसका कोई लॉयल व्यूअरशिप बेस है
तो उससे उस पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये एक कहीं ना कहीं एक परसेप्शन अगर बिल्ड होता है कि आप जो है वो जो भी आपकी रेटिंग थी या जो भी आपकी साख है, क्योंकि अल्टीमेटली टीआरपी जो है वो पैसे का मामला तो है, रेवेन्यू का मामला तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप ये क्लेम करते हैं कि आप नंबर 1 हैं या नंबर 2 हैं, तो लोग ये मानकर चलते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका मूल काम है, यानी पत्रकारिता जो आपका काम है खबरों का, तो खबरों का जो आपका काम है, उस काम में आपने कहीं ना कहीं ईमानदारी, मेहनत ये सब दिखाई है, जिसकी वजह से आप नंबर 1 है। तो जो आपकी साख बनती है आपकी मेहनत का जो प्रोजेक्शन होता है, या जो दर्शक के मन में मेहनत का जो एक कहना चाहिए भावना बनती है आपको लेकर, जो इमेज बनती है, वो इमेज अगर टूटती है कहीं ना कहीं, तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर होता है, निश्चित तौर पर होता है। वो हो सकता है कि रेटिंग में कहीं ना कहीं दिखाई दे अगले कुछ हफ्तों में। और जो लोग अभी तक क्लेम कर रहे थे कि रिपब्लिक भारत ने जब कहना चाहिए कि धारदार कवरेज की वजह से रिपब्लिक भारत के लोग जो क्लेम कर रहे थे, हो सकता है उसके उस दर्शक बेस में कहीं ना कहीं कुछ ठेस पहुंचे, उसमें कहीं कुछ कमी है, उसको कहीं ना कहीं झटका लगे। और ये दूसरे तरह से देखा जाए तो जो बाकी चैनल जो पिछड़ रहे थे, उनके लिए राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि वो ये क्लेम कर सकते हैं कि भाई देखिए हम तो खबर दिखाते थे और ये क्या करते थे ये आपने देख ही लिया है, असली खबर तो हम ही दिखाते हैं। तो उनके जी लिए एक तरीके से कहा जाए वो अपने आप को अपना दामन जो है वो बेदाग दिखाने का एक मौका है। तो वो ये जी मार्केटिंग यहाँ ये एक एक लाइन मार्केटिंग गिमिक भी जोड़ना हो सकती है। चाहूँगी सर, यहाँ एक हाँ लाइन बोलिए। जोड़ना चाहूँगी। मेरे जानने वाले में जो है रिपब्लिक को बहुत देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं अर्नब को, और उसका कारण ये है कि वो न्यूज़ पसंद नहीं करते, वो ये पसंद करते हैं कि नौटंकी बहुत करते हैं और उछल-उछल के खबरें बताते हैं। नहीं, तो मैंने कहा ना कि वो वो जो है, तो इसीलिए मैंने आपको दोनों पक्ष दिए ना कि देखिए, जिसको मान लीजिए किसी को अगर ड्रामा पसंद है, उसको सर्कस खबर से देखना नहीं नाटकीयता से मतलब है, तो नाटकीयता के नाते वहां जाता होगा, जाता रहेगा। हम्म, लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि नहीं ठीक है, देखिए ऐसा है कि ये जो खबरों का पूरा काम है पिछले 6-7 सालों में, बार बार कह रहा हूँ कि न्यूज से ज्यादा व्यूज पर आके टिक गया है। अब जो है चैनल जो है वो सारे के सारे चैनल जो है एजेंडा ड्रिवन पत्रकारिता करते हैं। वो जो उनकी शाम की चर्चाएं होती हैं और या जो दिन भर चर्चाएं चलती हैं, उनमें वो जिस तरीके का एजेंडा सेट करते हैं, जिस तरह के लोगों को बुलाते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, तो वो पूरा का पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं दर्शक का मानस बनाता है। जैसा आपने अभी खुद कहा कि बहुत से लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो अर्णव की नाटकीयता को पसंद करते हैं। तो जी रिपब्लिक टीवी ने कहीं ना कहीं वो प्रस्तुतिकरण का एक नया मुहावरा नया गढ़ा, या ये तरीका कह नया सकते हैं कि तरीका पुराना मुहावरा जो था उससे उसको क्रॉस कर गए, उससे आगे निकल गए। तो वो जो आप कह सकते हैं ना कि वो एक राहत इंदौरी का एक शेर था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, है ना, अच्छा सरकारी हैरान हुआ है सच बोलो, है ना। घर के भीतर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। तो जी ये जो है ये पूरा आपस का मामला है एक तरीके से जी देखा जाए जी तो। और इस जी मीडिया में जो मीडिया है, जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं, उस मीडिया में सही मायने में देखा जाए तो आम जनता के सरोकार हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, जो उसके दुख दर्द हैं, उनके लिए जगह बहुत कम है। आप देखिए जी किसानों का इतना जी बड़ा मसला चल रहा है, उस पर चर्चाएं नहीं होती हैं। कोई बेरोजगारी चर्चा के नहीं आंकड़े हर महीने हर हफ्ते हमारे पास बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे हैं, हमारे पास अर्थव्यवस्था की बदहाली के आंकड़े आ रहे हैं, तमाम जगहों से तमाम तरह की बुरी खबरें आ रही हैं जो कि देश के लिए अच्छी नहीं है, देश के मतलब सामाजिक आर्थिक किसी भी हालात में, लेकिन उन पर चर्चाएं नहीं होती हैं। हम जो है बहुत फ्लिम्सी किस्म के, बहुत हल्के किस्म के जी विषयों पर चर्चा करते हैं और उनमें जो है वो खामखा का एक तमाशा क्रिएट करते हैं। उत्तेजना, उससे जो नकली उत्तेजना क्रिएट होती है, वही दर्शकों को, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, जो आपने कहा कि हाँ बहुत से लोग पसंद करते हैं। जी तो उस जी पर कुछ ना कुछ हो सकता है, असर पड़े टीआरपी की वजह से, हो सकता है। हम्म। जी इसी पे क्योंकि हमारा समय लगभग पूरा हो गया है चर्चा का, मैं आप लोगों के आखिरी टिप्पणी चाहूंगा कि जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि जनवादी पत्रकारिता नहीं हो रही है, जनवादी मुद्दों पे कोई सरोकार मीडिया का नहीं रहा है, तो अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार लोग रिपब्लिक के बारे में या फिर इंडियन मीडिया के बारे में ये जाहिर कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पहले एक जमाना ऐसा था कि पत्रकारों पे अगर कोई एक्शन होता था तो एक विद्रोह होता था, एक जन आंदोलन का रूप लेता था कि पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र के चौथे खंभे पर प्रहार हो रहा है और आजादी, जो हमारी बोलने की आजादी है, उस पर हमला हो रहा है। लेकिन अभी जनता और खुद भी थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है कि ठीक है, ये जो कर रहे हैं इनको भुगतने दो। तो इस पे आपका मैं आखिरी टिप्पणी चाहूंगा दोनों वक्ताओं की, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो लोगों का रिएक्शन है, ये एक तरीके से देखा जाए तो जो मीडिया की साख में लगातार उसकी साख को बट्टा लगा है लगातार,
तो ये उसका ही रिफ्लेक्शन है कहीं ना कहीं। हम देखते हैं कि अखबारों की साख को भी लोगों ने एक दौर में मतलब काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा था, उस पर भी लोगों ने भरोसा उनका घटा था। लेकिन टेलीविज़न मीडिया में पिछले 20-25 सालों में ही बहुत वो एक कहना चाहिए कि कुख्याति अर्जित कर लिए, जिसको अर्जित करने के लिए अखबारों को बहुत समय लगा, मतलब 30-40 साल लगे। तो टीवी ने वो बहुत जल्दी वो बदनामी वो हासिल कर ली है। तो ये बहुत दुखद है, लेकिन अब क्या कहा जाए। जो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो जिसको मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं, उसको मुख्य धारा का मीडिया कहना बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया हो या जो आपका वैकल्पिक मीडिया है, जैसे हम और आप जिस मीडिया पर बात कर रहे हैं, वो यूट्यूब हो सकता है, वो फेसबुक हो सकता है, या जो डिजिटल मीडिया है जो अलग तरह से लोग वैकल्पिक रूप से विकसित कर रहे हैं, उस माध्यम को ज़्यादा विश्वसनीयता देने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें मेहनत करनी चाहिए। ये जो लोगों की भावना है, ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो मीडिया हमारी आवाज़ ही नहीं उठा रहा है, उस मीडिया के साथ अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो हम क्या करें, क्योंकि वो पत्रकार तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं। पहले लोगों को ये लगता था ना कि अखबार में जो कुछ लिखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी बात आ रही है, हमारे दुख दर्द आ रहे हैं, और वो अखबार में छपे हुए शब्द को सत्य मानते थे। आज भी अखबारों में छपी हुई बातों को या चैनल में कही गई बातों को का लोग संज्ञान लेते हैं, तो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, ये हमारे मन की बात है, या हमारे समाज से, हमारे दुख दर्द, हमारी तकलीफ से, हमारे सरोकार से जुड़ी बात है। अगर वो बात नहीं आ रही है, अगर वो सरोकार रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, चाहे वो दलितों की बात हो, वंचितों की बात हो, शोषितों की बात हो, किसानों मजदूरों की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, अगर ये सारी समस्याएं नहीं आ रही, समाज की जो भी दिक्कतें हैं वो नहीं आ रही, और मीडिया अपने ही सेट किए हुए एजेंडे पर लोगों को घुमाना चाह रहा है, तो उस मीडिया से लोगों की सहानुभूति, उसके प्रति सम्मान अगर कम हो रहा है, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। ये एक बहुत एकदम नेचुरल कहना चाहिए कि रिफ्लेक्शन है। मैं तो इसको यही मानता हूँ। जी अनिल सर, मीडिया इस अपनी दुर्गति के लिए दोषी है? मैं तो ये कहूँ कि इस मीडिया के लिए जितना लड़ाई देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी है, शायद पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जा सकती है। और मैं बताऊं कि बिहार में जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की सरकार ने बिहार प्रेस बिल लाने की कोशिश की थी, तो उस समय सड़कों पर सबसे ज्यादा उस बिल के खिलाफ, और वो संख्या लाखों में थी, उस प्रदर्शन का मैं हिस्सेदार रहा हूं, और वो प्रदर्शन किसानों का था। बिहार प्रदेश किसान सभा ने वो कॉल दिया था, वो आह्वान किया था कि किसानों को बिहार प्रेस बिल के खिलाफ आना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण, चूंकि ऐसे तथ्य ब्यौरे अखबारों में, मीडिया में नहीं आते हैं, और तो ये मैं जाहिर कर रहा हूँ यहाँ पर। और इस देश में लोगों ने पत्रकारिता, चूंकि पत्रकारिता की जो पूरी विधा है, ये पत्रकारिता की विधा लोगों के लिए है। लोगों के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट बने हैं समाज में, सामाजिक परिवर्तन के लिए, पत्रकारिता उसमें से एक है। इसीलिए पत्रकारिता के और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इस देश के लोग लगातार लड़ते रहे हैं। लेकिन पिछले 20-25 सालों में मैंने देखा है कि पत्रकारों को, जो पत्रकार 5,000 रुपए की नौकरी करता था, 7,000 रुपए की नौकरी करता था, आज वो करोड़ों का मालिक हो चुका है। एक एक अखबार का जो चैनल आज देख रहे हैं आप, कई चैनलों के जो मालिक हैं, केवल आप 20 साल पहले उनकी स्थिति के बारे में पता कीजिए कि वो कितने रुपए में काम करते थे, और आज वो कितने 100 करोड़ के मालिक बन चुके हैं। ये उनके पास पैसा कहाँ से आया, किसने वो पैसा दिया उनको? ये निश्चित रूप से, ये बिल्कुल ही बात जाहिर सी बात है कि ये पैसा लूट में हिस्सेदारी मिली है। तो ऐसे लोगों को अगर समाज सम्मानित करेगा, तब तो समाज का क्या होगा। दूसरी बात ये कि हम ये देखते हैं कि प्रदर्शन होते हैं मीडिया संस्थानों के बाहर, प्रदर्शन, ये कितनी हैरान करने वाली बात है, लेकिन हो रहे हैं। लोग गांव में बैनर लगा के खड़े हो जाते हैं, मीडिया का प्रवेश निषेध है। आप सोचिए, इस जमाने में हम लोग देख रहे हैं ये बात। तो जाहिर सी बात है कि अगर मीडिया पर कोई भी इस तरह के मीडिया संस्थान जो कि लोगों की बात नहीं करते हैं, अगर उनके बारे में कुछ होता है, तो लोग क्यों उसके साथ खड़े होंगे और क्यों होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है।
अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रशांत कनौजिया जेल में, कौन सा मीडिया संस्थान आप उस दलित पत्रकार की बात कर रहा है, आप बताइए? एक भी संस्थान है जो कि वो जेन्युइनली पत्रकारिता करने वाला है, कहीं से वो लूट में हिस्सेदार नहीं है। लेकिन कोई भी एक मीडिया संस्थान बताइए जो उसके बारे में बात कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है कि दो पक्ष हैं, जिन पत्रकारों का दमन हो रहा है उसके पक्ष में लोग हैं, लेकिन जिन मीडिया कंपनियों का, जो कंपनियां मीडिया चला रही हैं, अगर उनके साथ कोई ऐसी बात होती है तो ये मान के चलते हैं लोग कि ये आपस की उनकी बात है, उनकी आपस का कोई झगड़ा है, जो आपस के झगड़े की वजह से वो लोग एक दूसरे पर बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखदाई है। हम लोग दुखी होते हैं इस तरह की घटनाएं देखकर और स्थिति देखकर। जी बिल्कुल। चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड जब पत्रकारिता की जगह एजेंडा ज्यादा चलाने लगेगा तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे सभी जनता इस बात को समझ ही जाएगी और वो एक दिशा में अपने आप को ले जाएगी। अनिल सर और अमिताभ सर, आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस चर्चा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। मुझे लगता है दर्शक इसको देखेंगे और समझेंगे कि उनको भी किस तरह से मीडिया के बारे में सोचने का तरीका अपना बदलना होगा। आप इस चर्चा में शामिल हुए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू।